गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर की बीएससी भाग तृतीय की छात्राओं का मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, प्राणी शास्त्र की कक्षा में हम लोग तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र इकोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे। इसमें पिछले लेक्चर में हमने इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिक विज्ञान के अध्ययन के इतिहास की चर्चा की थी। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे कि इकोलॉजी के क्या क्या शाखाएं या उपविभाग सब डिवीजन्स हैं और इसका क्या संबंध अन्य विज्ञान के क्षेत्रों से है। तो सबसे पहले ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की शाखाएं। कई तरह से इकोलॉजी के सब डिवीजन्स तैयार किए गए हैं, सोचे गए हैं। अलग अलग क्राइटेरिया हैं। एक क्राइटेरिया सिंपल सा है। हम जानते हैं कि पहले टू किंगडम कॉन्सेप्ट, दो जगत की परिकल्पना चलती थी, एक जंतु जगत, एक पादप जगत, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। तो बिल्कुल उसी को आधार बनाते हुए सबसे पहली अवधारणा जो बनाई गई उसमें इकोलॉजी को दो सब डिविजन्स में बांट दिया गया। एनिमल इकोलॉजी, जहाँ जंतुओं की इकोलॉजी का अध्ययन करें, और प्लांट इकोलॉजी, जहाँ पौधों की इकोलॉजी का अध्ययन करें। यद्यपि ध्यान देने की बात है कि जंतु और पौधा इकोलॉजी के संबंध में परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनका जब भी हम जंतु इकोलॉजी पढ़ेंगे या एनिमल इकोलॉजी पढ़ेंगे, जंतु पारिस्थितिकी पढ़ेंगे, तो पौधों से अलग नहीं रह सकता। और प्लांट इकोलॉजी, पादप पारिस्थितिकी, जंतुओं से अलग नहीं रह सकता। अध्ययन तो दोनों का ही करना होता है। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल, पारंपरिक अवधारणा थी। इसके बाद दूसरी अवधारणा आई जिसमें हमारा फोकस महत्वपूर्ण हो गया। अध्ययन का फोकस क्या है, इसके आधार पर दो सब डिवीजन इकोलॉजी के बनाए गए। अगर अध्ययन किसी एक स्पीसीज या जाति विशेष की इकोलॉजी का अध्ययन करना है तो वो ऑट इकोलॉजी कहलाता है। जैसे मान लीजिए ऊंट के इकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं या हाथी के पर्यावरण परिस्थितिकी का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये एक जंतु की इकोलॉजी का अध्ययन है। इसको ऑट इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा फोकस इसका परिवर्तित हो सकता है। अगर हम एक क्षेत्र में उपस्थित सभी जातियों की पारिस्थितिकी का अध्ययन कर रहे हैं, हमारा फोकस एक जंतु ना होकर के एक क्षेत्र विशेष है, तो ये सीन इकोलॉजी कहलाता है। तो ये दूसरा है ऑन द फोकस ऑफ स्टडी, ऑट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। उसके बाद जो सबसे आधुनिक इसका सब डिविजन्स तैयार किए गए वो हमारे फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन का क्षेत्र क्या है, इसके आधार पर तैयार किए गए। और इसके आधार पर बहुत सी शाखाएं बनाई गई इकोलॉजी की। देखें, मान लीजिए हम किसी आवास विशेष का अध्ययन कर रहे हैं तो वो कहलाता है हैबिटेट इकोलॉजी, आवास परिस्थितिकी। हैबिटेट इकोलॉजी में टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी हो सकता है, स्थल का अध्ययन। डिजर्ट इकोलॉजी हो सकता है, मरुस्थल की इकोलॉजी का अध्ययन। मेराइन इकोलॉजी हो सकता है, समुद्र का अध्ययन। लिम्नोलॉजी हो सकता है, नदियों आदि के बहते हुए जल का परिस्थितिकी अध्ययन। फ्रेश वाटर इकोलॉजी हो सकता है, झील में तालाब आदि का अध्ययन करना। इसी प्रकार से एस्चुराइन इकोलॉजी, जहाँ पर नदी और समुद्र मिलते हैं उस स्थान का अध्ययन। ग्रासलैंड इकोलॉजी, घास के मैदान की इकोलॉजी।
फॉरेस्ट इकोलॉजी, वनों की इकोलॉजिकल अध्ययन। तो इस प्रकार से जिस प्रकार के जिस आवास का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके आधार पर इसको कहा गया हैबिटेट इकोलॉजी। हैबिटेट इकोलॉजी के अलावा और भी कई तरह की शाखाएं हो सकती हैं। स्पेस इकोलॉजी, जब हम अंतरिक्ष की पारिस्थितिकी का अध्ययन करें, हम जानते हैं कि कई बार अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, अनेक ग्रहों पर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ की पारिस्थितिकी का अध्ययन करना, अंतरिक्ष की पारिस्थितिकी का अध्ययन करना स्पेस इकोलॉजी हो गया। इसी तरह से रिसोर्स इकोलॉजी, संसाधनों का, रिसोर्सेज का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उनकी उपलब्धता क्या है, इसका अध्ययन किया जाए, ये हो गया है रिसोर्स इकोलॉजी। इसी तरह से पॉल्यूशन इकोलॉजी, प्रदूषण का अध्ययन किया जाए तो वो प्रदूषण से संबंधित पॉल्यूशन इकोलॉजी हो गया। तो इस तरह से इसकी अनेक शाखाएं हैं जो कि हमारे फील्ड ऑफ स्टडी से संबंधित हैं। किस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं उसके आधार पर ये निर्धारित होता है। एग्रीकल्चरल इकोलॉजी, इंडस्ट्रियल इकोलॉजी, जहाँ अध्ययन कर रहे हैं उसी आधार पर ये शाखाएं विभिन्न प्रकार से नामित की जाती हैं। बात करते हैं इकोलॉजी के स्कोप की, अर्थात अन्य क्षेत्रों से इसके क्या संबंध है, इसका दायरा कितना विस्तृत है, इसका क्षेत्र कितना व्यापक है। तो ध्यान से देखेंगे तो इकोलॉजी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। पूरे यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो इकोलॉजी को टच ना करता हो या इकोलॉजी जिसको टच ना करती हो। क्योंकि आप जानते हैं इकोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करते हैं। इसमें बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जिनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो बायोटिक कंपोनेंट अर्थात प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स आदि, अगर इनका अध्ययन करना है तो इसका अर्थ हुआ कि इकोलॉजी सीधे सीधे जूलॉजी से जुड़ा हुआ है, प्राणी विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी से, जैव तकनीकी बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, वेटरिनरी साइंसेज, एग्रीकल्चरल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, इन सभी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है क्योंकि हम जीवित तंत्रों का अध्ययन करते हैं और इन सभी विषयों में जीवित तंत्र पढ़े जाते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजिकल साइंसेज के सभी एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है इकोलॉजी। दूसरी तरफ हम इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स का अध्ययन करते हैं जिसमें सॉइल है, गैसेज है, मिनरल्स हैं आदि हैं। और इसके कारण इकोलॉजी फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, माइनिंग से जुड़ा हुआ है, जियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जिनको हम फिजिकल साइंसेज कहते हैं इनसे भी इकोलॉजी का बराबर जुड़ाव है। एक तरफ बायोलॉजिकल साइंसेज से इसका गहन संबंध है और दूसरी तरफ फिजिकल साइंसेज से भी इसका गहन संबंध है। जब हम इकोलॉजिकल अध्ययन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के आंकड़े या डेटा प्राप्त होते हैं। उन आंकड़ों का एनालिसिस किया जाता है, आकलन किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है। उन आंकड़ों की प्रोसेसिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की, गणित की या सांख्यिकी की या कंप्यूटर साइंसेज या डेटा साइंसेज की। तो इसका अर्थ हुआ कि इकोलॉजी कंप्यूटर साइंसेज से,
गणित से और स्टैटिस्टिकल साइंसेज तथा डेटा साइंसेज से भी इसका गहन संबंध है। इनकी आवश्यकता इकोलॉजी के अध्ययन में पड़ती है। इनके बिना इकोलॉजी का पूर्ण अध्ययन या निष्कर्ष संभव नहीं होता। तो इस तरह से बायोलॉजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज और मैथमेटिकल साइंसेज तीनों से ही इकोलॉजी का जुड़ाव आप देख सकते हैं। अब हम सोशल साइंसेज की बात करते हैं, सामाजिक विषयों की, सामाजिक विज्ञानों की। इकोलॉजी के अध्ययन के आधार पर ही देश के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनती हैं, चाहे वो अर्थ नीति हो, वित्तीय नीति हो, या प्लांटेशन की नीति हो, या एग्रीकल्चर की नीति हो। हर तरह की नीतियाँ बनाने में इकोलॉजिकल स्टडीज़ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसका अर्थ हुआ कि क्योंकि वित्तीय नीतियाँ बनती हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स के साथ, अर्थशास्त्र के साथ इसका संबंध है। क्योंकि नीतियाँ समाज के लिए बनती हैं, इसलिए सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेज या सोशियोलॉजी से इसका गहन संबंध है। नीतियाँ बनाने का काम विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम करते हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, अर्थात पॉलिटिकल साइंस से इसका संबंध है। उनको लागू करने का काम विभिन्न प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स करते हैं, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन से इसका संबंध है। विभिन्न नीतियों का प्रबंधन करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है, और इसका अर्थ है कि मैनेजमेंट स्टडीज से भी इकोलॉजी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि चाहे इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट स्टडीज हो, इन सभी विषयों से इकोलॉजी का जुड़ाव है। और अब एक और एस्पेक्ट देखते हैं, क्योंकि कानून बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, और उन लॉज को एनफोर्स करना होता है। कानून बनते हैं, कानून को लागू किया जाना होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो लीगल स्टडीज है, स्टडी ऑफ लॉ, उससे भी इकोलॉजी का जुड़ा हुआ संबंध है। तो इस तरह से न सिर्फ सोशल स्टडीज बल्कि लीगल स्टडीज के साथ भी इकोलॉजी जुड़ा हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है पूरे के पूरे, सिर्फ हमारी पृथ्वी ही नहीं, यूनिवर्स में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इकोलॉजी से जुड़ा हुआ ना हो। और इसीलिए हर व्यक्ति को इकोलॉजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे इसके जुड़ाव की। आप देखें तो उद्योगों से भी इसका गहन संबंध है, क्योंकि उद्योग लगाए जाते हैं और उद्योगों को लगाते हुए देखना पड़ता है कि कहीं वो पारिस्थितिक तंत्र को हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं, या पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के साथ उनका सामंजस्य किस तरह से बनाया जाए, ये सुनिश्चित करना पड़ता है। और इसलिए जो इंडस्ट्रियल साइंसेज हैं, इनसे भी इस इकोलॉजी का गहन संबंध है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि इकोलॉजी की किस तरह से अनेक शाखाएं हो सकती हैं, और सभी पहलुओं से, सभी प्रकार के विज्ञानों से ये जुड़ा हुआ है, इसका गहन संबंध है। और आधुनिक समय में ये बहुत तेज़ी से विकसित होती हुई विज्ञान की शाखा है। यद्यपि ये यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों में 1953 में ही जुड़ पाया था, लेकिन तब से अब तक विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, इसके सामान्य इकोलॉजी के साथ का पाठ्यक्रम, सामान्य पर्यावरण विज्ञान के पाठ्यक्रम, पर्यावरण इंजीनियरिंग के कार्यक्रम, हेल्थ एंड हाइजीन, सैनिटेशन, या विभिन्न इंडस्ट्रियल, विभिन्न प्रकार के इसके पाठ्यक्रम अलग अलग संस्थानों में आज चल रहे हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इसकी जीवन में या विश्व के लिए बहुत अधिक उपयोगिता है, और ये सब के लिए अनिवार्य है। धन्यवाद।